नमस्ते। आज के इस वीकली डायलॉग में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी है? ये है कांग्रेस पार्टी की। और कैसे है कि कांग्रेस पार्टी को अचानक सपना आया कि 370 जिसको हटाया गया था और जिसका उन्होंने कोई विशेष विरोध भी नहीं किया था जिस टाइम हटाया गया था 370, उसको वापस आना चाहिए। और अभी अभी उन्होंने कुछ और पार्टियों के साथ मिलके, जो आपकी अलगाववादी पार्टियां हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम, इनके साथ मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया। एक इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट दिया रेजोल्यूशन पास करके कि हम 370 को वापस भारतीय संविधान में लाने में लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो भाई, आप प्रयासरत रहना और जनता आपको हमेशा अपोजिशन में बैठाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा आपके स्वयं के जो जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले 3-4 दशकों में अकेले चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब, आज उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो अगले 50 साल ऑपोजिशन में बैठने को तैयार रहे। खैर, अगर 50 साल की बात आएगी तो मुझे लगता है अगर 20 साल और रह गई ऑपोजिशन में तो कांग्रेस बचेगी ही नहीं। कांग्रेस का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा और कई सारी कांग्रेस पैदा हो जाएंगी। राहुल कांग्रेस हो जाएगी, प्रियंका कांग्रेस हो जाएगी, हो सकता है रेहान कांग्रेस हो जाए, और भी कई सारी कांग्रेस इधर उधर की, उन्होंने छोटे मोटे इधर कोई पड़े होंगे और कांग्रेस ही, वो भी बन के अलग अलग कांग्रेस बना लेंगे। अब और देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, जिनको कांग्रेस ने ही राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था, वो भी कह गए हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक निश्चित रूप से इनका मर गया है, तभी ये विवेकहीन लोगों को अपनी तरफ से टीवी चैनलों पे भी भेजते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। ये 370 को वापस रिस्टोर करेंगे, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में इन्होंने सोचा या नहीं सोचा? कि 370 जो था वो आखिरकार आया क्यों था? 370 ऐसे समय पे आया था जब ये डर था हमारे नेहरू जी को, वो डरते रहते थे बहुत ज़्यादा। वैसे ऊपर से जो हिंदू थे उनके ऊपर तो वो अत्याचार करते थे पूरी तरह से और उनको दबाते रहते थे और ये कहते रहते थे कि बिल्कुल किसी भी तरह का हम सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके हिसाब से हिंदू सारे सांप्रदायिक थे और उनके ऊपर तो अत्याचार करते रहते थे और बाकी जो भी उनको धमकाता था उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। ऐसा ही धमकाया उनको शेख अब्दुल्ला ने। उसके चक्कर में शेख अब्दुल्ला और माउंटबेटन के चक्कर में पहले तो चले गए यूएन। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर आधे से ज़्यादा जीत लिया था और बाकी जो बचा था उसके ऊपर चढ़ाई करने को तैयार थी और उनसे सिर्फ आदेश मांग रही थी, उनसे कह रही थी कि भाई आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम आगे बढ़ें और ये मुजफ्फराबाद को भी स्वतंत्र कराएं, इधर मीरपुर कोटली को भी स्वतंत्र कराएं और इधर से कारगिल से आगे बढ़ के स्कार्दू को स्वतंत्र कराएं, गिलगित तक पहुँचे और पूरा का पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको स्वतंत्र कराने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से कटिबद्ध थी और आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब यूनाइटेड नेशंस चले गए। यूनाइटेड नेशंस क्यों चले गए? यूनाइटेड नेशंस इसलिए चले गए क्योंकि उनको अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि निखारनी थी। देश की चिंता नहीं थी, उन अंतर्राष्ट्रीय छवि निखारनी थी। मानो जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव होने जा रहा था, कोई वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर का कोई पद सृजित कर दिया गया था जिसके ऊपर उनको बैठना था। और कोई तो कारण रहा होगा जिससे अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने के लिए उन्होंने देश के हितों को बिल्कुल नकार दिया। देश के हितों की तिलांजलि देने में उनको 1 मिनट की देरी नहीं हुई और कैबिनेट से डिस्कस किए हुए बगैर, ये एक और तथ्य है कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया उसके बारे में उन्होंने अपनी कैबिनेट से भी डिस्कस नहीं किया और अचानक जाके ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस कर दिया कि हम यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। और वैसे नेहरू जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जितनी रणनीतिक गलतियां की हैं उतनी विश्व का कोई भी ऐसा हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इतनी सारी गलतियां की हुई। हमारे एक लेखक हैं, उन्होंने कोई
97 यानी 97 गलतियां तो उन्होंने गिन रखी हैं, उसके ऊपर पुस्तक भी लिख रखी है। अब ये देखिए कि इसका अर्थ क्या है। यदि आप 370 वापस ला तो क्या होता है। यदि आप 370 वापस करते हैं तो आपको जो भी आपने अधिकार महिलाओं को बराबरी के दिए हैं वो समाप्त होते हैं, क्योंकि 370 का एक प्रमुख जो उसका पिलर था, उसका बिल्कुल उसकी नींव थी, वो थी 35A। वो 370 के माध्यम से ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अलग से जारी होते थे और उन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपका जो संविधान था वो तक संशोधित किया जा सकता था। यानी कि लगभग 94 या 95 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स टोटल पास हुए और उनमें अनेकानेक बार संविधान का संशोधन किया गया है। यहाँ तक कि जो 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिससे 35A इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें तो संविधान के 17 खंड, मैं आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 17 खंड, 17 चैप्टर्स में अनेकानेक संशोधन हुए थे। और इसी प्रकार 1965 में एक बड़ा मेजर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, बड़ा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था जिसमें सदर रियासत को बदल के गवर्नर कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हटा के और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये सारे अधिकार जो वहाँ के नागरिकों को, जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनको दिए गए हैं, वो समाप्त होते हैं। जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं उनको वंचित किया गया है उनके प्रॉपर्टी के अधिकारों से, संपत्ति के अधिकारों से, वो बहाल हो जाएंगे। अभी उनको वापस उनकी संपत्ति के अधिकार दिए गए। एक बड़ा अजीबोगरीब नियम था जम्मू और कश्मीर में कि यदि जम्मू और कश्मीर की, वहाँ अलग से, आपको पता है, अलग से परमिट जारी होते थे, रेजिडेंसी परमिट जारी होते थे। तो रेजिडेंसी परमिट जब लड़कियों को जारी किया जाता था तो ये लिखा जाता था कि आपको शादी के बाद इसको पुनः रिन्यू कराना पड़ेगा, ये आपकी शादी तक ही वैलिड है। और यदि शादी किसी बाहर वाले से कर दी तो वो परमिट, रेजिडेंसी परमिट जो था वो समाप्त हो जाता था। यानी मान लीजिए कोई जम्मू की लड़की है, उसकी शादी पठानकोट में हो गई तो फिर वो जम्मू और कश्मीर की नागरिक नहीं रहेगी। दोहरी नागरिकता तो थी, ये तो मैं कई बार कह ही चुका हूँ और बार बार कहता रहता हूँ कि धारा 370 जो है वो नेहरू जी का टू नेशन थियरी को समर्पण था, सरेंडर। टू नेशन थियरी जिसको वैसे तो कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करती रहती थी, लेकिन जब 370 की बारी आई तो एक तरह से उन्होंने दूसरे तरीके से उसका समर्थन ही नहीं किया, उसकी पुष्टि कर दी, उसके ऊपर मोहर लगा दी और ये कहा कि हाँ, वैसे तो हम ऊपरी मन से तो कहते हैं कि टू नेशन थियरी को हम अपोज करते हैं, लेकिन टू नेशन थियरी को मानते हुए ही हमने पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार किया और उसी टू नेशन थियरी को मानते हुए ही हम जम्मू और कश्मीर को, चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए इसको भी हम स्पेशल राइट्स देते हैं। अरे भाई, जम्मू कश्मीर में क्या खास बात है? बहुत सारी क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स भी थी। नागालैंड को आपने स्पेशल राइट्स नहीं दिए, मिजोरम को नहीं दिए, और किसी पूर्वोत्तर प्रांत को, और आपकी जो बड़ी बड़ी और स्टेट्स थी उसको किसी को नहीं दिए। सिर्फ जम्मू कश्मीर को क्यों? क्योंकि आपने उस समय टू नेशन थियरी स्वीकार की और धारा 370 को हटाने से वो टू नेशन थियरी अंततः 70 साल बाद, 72 साल बाद उस टू नेशन थियरी को भारत ने नकारा, उसको ठोकर मारी और आप उसी टू नेशन थियरी को वापस लाना चाहते हैं। आप वन नेशन थियरी में विश्वास नहीं रखते हैं। आप हमेशा ये चाहते हैं कि एक वो कम्युनिटी जिसने एक सुनियोजित तरीके से भारत का विभाजन कराया, उसको आप और अधिक अधिकार देते जाएं जिससे कि आगे भी और विभाजन करवाने में वो सफल हो सके। तो इसलिए मैं
यही कहना चाहता हूँ कि मेरी सद्भावनाएं कांग्रेस के साथ हैं कि इसी प्रकार से ये अगर आगे जारी रहती है अपने इस विनाशकारी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में, तो मुझे लगता है कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा है वो निश्चित रूप से सही हो जाएगा कि 50 साल, उन्होंने 50 साल कहा है, लेकिन 50 साल तक तो फिर रहेगी नहीं, फिर होगा क्या। 370 आई कैसे थी, वो भी, उसका भी इतिहास बड़ा विचित्र है। वो आई इसलिए थी क्योंकि नेहरू जी जो थे वो भारत से ज़्यादा शेख अब्दुल्ला को प्यार करते थे उसमें। और प्यार में तो ये आप जानते हैं कि प्यार में जन्म और उम्र और ये सब तो देखी नहीं जाती, सिर्फ मन देखा जाता है। तो उनको बड़ा मन पवित्र लगा शेख अब्दुल्ला का, तो उनसे प्यार करने लगे। इतना प्यार करने लगे कि उन्होंने लात मार दी सभी को, उन्होंने लात मार दी महाराजा हरी सिंह को। महाराजा हरी सिंह बेचारे अकेले ऐसे रूलर थे, 565 रियासतें भारत में विलय हुई थी। 565 में निज़ाम जैसा जो कमीना था, जिसने पता नहीं कितने हिंदुओं की हत्या की और रजाकारों के माध्यम से, उसको भी ज़्यादा अधिकार दिए। भोपाल वाला जो सबसे आखिर में वापस आया, भारत में मिला आके, और जो लगातार यही प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से पाकिस्तान का अंग बन जाए, उसको भी ज़्यादा अधिकार दिए। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने, जिन्होंने बिना किसी शर्त के अपना विलय भारत के साथ कराया, उनको बेचारों को बिल्कुल बेदखल करके रखा। उनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर नाम से थोप दिया इस शेख अब्दुल्ला को, और उनको तो निर्वासित कर दिया। उनको ये ज़बरदस्ती दिल्ली से बॉम्बे भेज दिया कि तुम तो बॉम्बे जाके रहो और अपने बेटे को रीजेंट बना दो। और उस बेटे को रीजेंट बना के उसको तो फिगर हेड बना दिया जम्मू और कश्मीर में, और सारी की सारी सत्ता उस पापी शेख अब्दुल्ला को दे दी, जिसकी संतानें जो हैं वो आज कांग्रेस के साथ मिलकर 370 को वापस लागू करने की डिमांड कर रही हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक डेवलपमेंट है, ये कितनी बड़ी एक मूर्खता है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, यहाँ तो नखार खाने में तूती की आवाज़ समझ लीजिए। कांग्रेस वालों को आजकल जो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको किसी भी तरह की सही बात सुनाई नहीं पड़ती। वो तो पूरी तरह से जाके और वामपंथियों की गोद में बैठ गए हैं। और वामपंथी वाले को भी कौन से, वो जो बिल्कुल रक्त बीज वाले जो लाल हैं, उस लाल रंग के साथ में बैठे हुए हैं, और जो वो कहते हैं वही करते हैं। आखिरकार कम्युनिस्टों का क्या था, कम्युनिस्टों की कहानी तो सब जानते ही हैं कि इन्होंने तो भारत का 17 जो बचा हुआ भारत था, पाकिस्तान के तो ये समर्थन में थे ही, और बाकी बचे हुए भारत के ये 17 टुकड़े करना चाहते थे, क्योंकि इनका विचार था कि यदि 17 टुकड़े हो जाएंगे तो हमारा जो शासन है, कम्युनिस्टों का शासन, वो लागू करने में बहुत आसानी रहेगी। इसीलिए जब पंजाब में 1946 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, तो पंजाब में पूरा का पूरा मोर्चा मुस्लिम लीग के बिहाफ पे कम्युनिस्टों ने संभाला था। सज्जाद जहीर बड़े कम्युनिस्ट जो हुआ करते थे वो इनके लीडर थे, और पंजाब में जगह जगह कैंपेन कर रहे थे। केरला से लोग आए, केरला इनका बहुत बड़ा एक यूनिट हुआ करता था, वहाँ से केरला से आके वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। तो CPIM का तो सबको पता है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का सवाल है, और साथ में वो हमारे लोन साहब भी मिल गए, सज्जाद लोन, ये तो सारे के सारे चाहते ही हैं कि इनकी दादागिरी चलती रहे, इनका भ्रष्टाचार चलता रहे। अभी अभी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जिस तरह के भ्रष्टाचार के कारनामे जम्मू और कश्मीर में हुए हैं, वैसी कोई भी वानगी पूरे भारत में कहीं नहीं है। भारत में भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नमूने हैं और बड़े बड़े कांड हैं, लेकिन BVR सुब्रमण्यम, चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार जम्मू और कश्मीर में पाया गया वैसा कहीं भी नहीं है। और ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक अकेली ऐसी जगह थी पूरे भारत में जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू ही नहीं था। क्यों नहीं लागू था? क्योंकि उनकी एक विशेष उनकी स्थिति थी। 370 के अंतर्गत जब तक वहाँ की विधानसभा मंजूरी न दे तब तक भारत का कानून वहाँ लागू ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार की विचित्र व्यवस्था वहाँ कर रखी थी। वहाँ जम्मू और कश्मीर बैंक जो था उसका सिर्फ यही काम था कि जिसको रूलिंग पार्टी कहे उसको लोन दिया जाए, और लोन लेके फिर वो NPA कर दिया जाए, कभी वापस नहीं हो। तो इस प्रकार की जो विचित्र व्यवस्थाएं हैं, जो लोग वहाँ पे
1840 1845 से रह रहे थे, उनको भी नागरिकता नहीं दी गई और रोहिंग्याओं को लाकर बसा दिया गया। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस वापस चाहती है। तो भाइयों बहनों, आपका क्या कहना है? क्या ऐसी व्यवस्था वापस आनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी कहेगा कि ऐसी व्यवस्था वापस आनी चाहिए कि 370 जो है वो फ्रंट डोर से या बैक डोर से किसी भी तरह वापस आ सकता है। तो यदि वापस नहीं आ सकता है तो जो भी पार्टी इस तरह की बात कर रही है उसको क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो मैंने शुरू में कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी से ये अनुरोध है कि ये जो कार्यक्रम आज आ रहा है ये elections.in के सौजन्य से आ रहा है। तो आप लोग आगे जो भी इलेक्शंस के बारे में जो भी जानकारी चाहते हो, आगे बहुत सारे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आप elections.in पे जा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और हमें यदि आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो। धन्यवाद। जय हिंद।